जॉन कार्टर एक रहस्यमयी शक्ति के जरिए बारसूम यानी कि मंगल ग्रह पर पहुंच जाता है, जहां वो दो सभ्यताओं हीलियम और जोडांगा के बीच छिड़े भीषण युद्ध को देखता है। वहीं उसकी मुलाकात होती है प्रिंसेस डेजा थॉरिस से, जो अपने राज्य को बचाने के लिए संघर्ष कर रही होती है। धीरे धीरे जॉन कार्टर को एहसास होता है कि ये महायुद्ध सिर्फ सत्ता के लिए नहीं बल्कि पूरे ग्रह के अस्तित्व की लड़ाई है। ये फिल्म 2012 में रिलीज हुई थी, जिसका बजट $263 मिलियन था। आइए इस फिल्म को शॉर्ट में समझते हैं। कहानी शुरू होती है मंगल ग्रह से, जहां हम देखते हैं जोडांगा नाम के एक शहर को। जोडांगा की सेना मंगल की दूसरी सेनाओं को हराना चाहती थी, लेकिन एक और शहर था हीलियम, जो लंबे समय से जोडांगा का डटकर मुकाबला कर रहा था। फिर एक दिन हीलियम और जोडांगा की सेनाओं के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। उसी समय मटाई शांग वहां आ जाता है। शांग के पास अनोखी शक्तियां थी, जिससे वो किसी का भी रूप बदल सकता था और किसी भी ग्रह पर यात्रा कर सकता था। शैंग जोडांगा के राजा सबथान को 9वीं किरण की शक्ति देता है, जिससे वो और भी ताकतवर बन जाता है। शांग सबथान से कहता है, अगर तुम हमारे उसूलों पर चलते हो तो इस पूरे ग्रह पर राज कर सकोगे। सबथान भी शांग की बात मान लेता है। इसके बाद कहानी आती है पृथ्वी पर, जहां जॉन कार्टर अपने भतीजे को एक चिट्ठी पोस्ट करने के लिए पोस्ट ऑफिस जाता है। वो लिखता है कि जल्दी आओ, मेरे पास समय कम है। लेकिन कोई था जो जॉन कार्टर पर नजर रख रहा था। उसका भतीजा एडगर राइस अपने अंकल का संदेश पढ़कर वहां पहुंचता है, तो उसे पता चलता है कि जॉन अब इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। एडगर ब्राइन के साथ जॉन की कब्र पर जाता है, जहां ब्राइन उसे बताता है कि जॉन के शव को दफनाया नहीं गया है, बल्कि एक खुले ताबूत में रखा गया है, जिसे सिर्फ अंदर से ही खोला जा सकता है। इसके बाद ब्राइन जॉन कार्टर की डायरी एडगर को सौंपते हुए कहता है कि ये डायरी सिर्फ तुम्हें पढ़नी है, इससे तुम्हारी सारी उलझनें दूर हो जाएंगे। एडगर जब डायरी खोलता है तो उसे याद आता है कि बचपन में वो अपने अंकल जॉन की कहानियों पर यकीन करता था, लेकिन बड़ा होने के बाद उसे वो कहानियां महज एक मजाक लगने लगी थी। फिर भी वो डायरी को ध्यान से पढ़ने लगता है, जिसमें जॉन कार्टर लिखता है कि 13 साल पहले वो एक सोने की गुफा की खोज कर रहा था, लेकिन तभी एक सेना ने उसे पकड़ लिया, क्योंकि वो जबरन उसे अपनी सेना में शामिल करना चाहते थे। इसी दौरान दुश्मन सेना ने उन पर हमला कर दिया। इस मौके का फायदा उठाकर जॉन कार्टर और कर्नल पावेल वहां से भाग निकलते हैं और एक गुफा में छुप जाते हैं। ये वही गुफा थी जिसे जॉन ढूंढ रहा था, जो पूरी सोने से भरी हुई थी। तभी वहां एक रहस्यमयी आदमी प्रकट होता है और वो जॉन कार्टर पर हमला कर देता है। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि शांग का साथी थर्न था। जॉन कार्टर उससे भिड़ जाता है और उसे हरा देता है। तभी थर्न अपना यंत्र निकालता है, जिसे 9th रे मेडलियन कहा जाता है। उससे एक नीली रोशनी निकलती है और घायल अवस्था में थर्न एक शब्द कहता है, बारसूम। जॉन कार्टर जल्दी से उसका यंत्र उठा लेता है और उसी शब्द को दोहराता है, बारसूम। बारसूम बोलते ही वो अचानक से गुफा से गायब हो जाता है, और जब उसे होश आता है तो वो खुद को एक बड़े रेगिस्तान में पाता है। जॉन कार्टर को समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ कैसे पहुंचा। तभी उसे महसूस होता है कि वो बहुत ऊंची छलांग लगा सकता है। असल में जॉन कार्टर बारसूम यानी कि मंगल ग्रह पर पहुंच चुका था, लेकिन उसे इसका जरा सा भी अंदाजा नहीं था। मार्स की कम ग्रेविटी होने की वजह से वो इतनी ऊंची छलांग लगा पा रहा था। तभी वहां के निवासी थार्क्स, जो 4 हाथों वाले और काफी लंबे प्राणी होते थे, उसे कूदते हुए देख लेते हैं। वो उसके पास आते हैं और जॉन उनसे कहता है कि मेरा नाम जॉन कार्टर है और मैं वर्जीनिया से हूँ। तो उन्हें लगता है कि उसका नाम वर्जीनिया है। उनका नेता टार्स टार्कस जॉन कार्टर को मारने के बजाय उसे पकड़कर अपने कबीले में लेकर आता है और साथ ही उस यंत्र को भी उठा लेता है, जिसकी मदद से जॉन कार्टर बारसूम पर पहुंचा था। दूसरी ओर जडांगा और हीलियम के बीच भयंकर युद्ध छिड़ा हुआ था। हीलियम का राजा मार्स कागाज जानता था कि सबथान के पास 9वीं किरण की खतरनाक शक्ति है और उसका सामना करना लगभग नामुमकिन है। सबथान मार्स काजाक से कहता है कि अगर तुम अपनी बेटी डेजा थॉरिस की शादी मुझसे करवा दो तो मैं तुम्हारे लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मार्स काजाक भी शांति चाहता था, इसलिए वो मजबूरी में उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है। लेकिन राजकुमारी डेजा इस शादी के लिए तैयार नहीं थी। वो खुद को बचाने के लिए महल से भाग निकलती है। दूसरी तरफ थार्क्स जाति के लोग ये सब दूर से देख रहे थे। वो चाहते थे कि हीलियम और जोडांगा आपस में लड़कर खत्म हो जाए, ताकि बारसूम पर शांति बनी रहे। जब राजकुमारी डेजा महल से भाग रही थी तो उसका विमान क्षतिग्रस्त हो जाता है। दूर से जॉन कार्टर दूरबीन से ये सब देख रहा था। वो तुरंत एक लंबी छलांग लगाता है और राजकुमारी को गिरने से बचा लेता है। सबथान जब ये सब देखता है तो वो अपनी 9वीं किरण की शक्ति का इस्तेमाल करके जॉन कार्टर को मारने ही वाला था, लेकिन तभी शांग उसे रोकते हुए कहता है कि इसे मत मारो, मुझे ये आदमी जिंदा चाहिए। शांग को एहसास हो गया था कि ये आदमी कोई आम इंसान नहीं है।
उसी समय थार्क्स के लोग जोडांगा की सेना पर हमला कर देते हैं, जिससे जोडांगा के सैनिक वहां से भागने पर मजबूर हो जाता है। थार्क्स इस जीत से बेहद खुश थे और वो जॉन कार्टर को अपनी ओर से लड़ने को कहते हैं, लेकिन जॉन कार्टर उनका प्रस्ताव ठुकरा देता है। इस पर थार्क का नेता उसे धमकी देते हुए कहता है कि अगर तुम हमारे लिए नहीं लड़े तो हम हीलियम की राजकुमारी को मार देंगे। ये सुनकर जॉन कार्टर मजबूर होकर उनकी तरफ से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। राजकुमारी डेजा जॉन से पूछती है कि तुम इतनी लंबी छलांग कैसे लगा लेते हो। जॉन कार्टर जवाब देता है कि मुझे नहीं पता, मैं बस अपने सोने की गुफा की तलाश में था। उसी समय जॉन को वहां 2 चंद्रमा नजर आते हैं। उसके बाद डेजा जॉन को समझाती है कि वो जासूम पर, यानी कि पृथ्वी पर नहीं बल्कि मंगल ग्रह बारसूम पर है। ये सुनकर जॉन कार्टर चौंक जाता है। डेजा को भी यकीन नहीं हो रहा था कि जॉन सच में पृथ्वी से आया है। वो उससे पूछती है कि अगर तुम वाकई ही पृथ्वी से आए हो तो यहाँ तक कैसे पहुंचे। जॉन इस पर उस यंत्र को दिखाता है जिसकी मदद से वो यहाँ तक पहुंचा था, लेकिन अब वो यंत्र टार्स टार्कस के पास था। उसके बाद जॉन कार्टर, डेजा थॉरिस और टार्कस की बेटी शोला चुपचाप से थार्क्स के मंदिर में प्रवेश करते हैं। हालांकि ये एक ऐसा स्थान था जहां बाहरी लोगों का जाना सख्त मना था, लेकिन वहां जाकर उन्हें एक रहस्यमयी नदी के बारे में पता चलता है। मंगल ग्रह एक वीरान जगह थी जहां पानी बस कल्पना मात्र था, लेकिन इस नदी का जिक्र सिर्फ प्राचीन कथाओं में मुक्ति द्वार के रूप में किया गया था। फिर भी वो इस नदी तक जाने का फैसला करते हैं और वहां तक अपना सफर जारी रखता है। एक लंबा सफर तय करने के बाद वो एक नदी के किनारे पर पहुंच जाता है। इस नदी को ईस नदी कहा जाता था। यह एक पवित्र नदी थी जहां लोग अपने जीवन के अंतिम चरण में तीर्थ यात्रा पर जाते थे। वो वूला को नदी के किनारे छोड़कर एक नाव की मदद से नदी में आगे सफर करते हैं, लेकिन वहीं जोडांगा का एक आदमी सप्तान को इस बारे में खबर देता है कि जॉन, डेजा और शोला कहाँ जा रहे हैं। नदी पार करने के बाद तीनों एक रहस्यमयी स्थान पर पहुंचता है। वहां कदम रखते ही अजीब घटनाएं होने लगती हैं। इस जगह पर डेजा को नवीकरण की शक्ति के बारे में पता चलता है। जॉन कार्टर अपना यंत्र जमीन पर रखता है और अचानक से वहां बड़े बदलाव शुरू हो जाते हैं। राजकुमारी डेजा को यह भी पता चलता है थर नाम की एक रहस्यमयी प्रजाति जिसके बारे में सिर्फ प्राचीन ग्रंथों में जिक्र था, असल में वो मौजूद है। अब राजकुमारी डेजा को जॉन कार्टर की बातों पर पूरा यकीन हो जाता है। उसे समझ आ जाता है कि जॉन सच में वर्जीनिया का रहने वाला है और वो जासूम यानी पृथ्वी से आया है। हालांकि जॉन अभी मंगल ग्रह पर है, लेकिन उसका असली शरीर अब भी पृथ्वी पर जिंदा है। किसी भी दूसरे ग्रह तक टेलीपोर्ट होने के लिए नवीकरण की टेलीपोर्टेशन मंत्र का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन ये मंत्र तभी काम करता था जब इसे यंत्र के साथ बोला जाए। अब ये राज तो खुल चुका था कि जॉन यहाँ कैसे पहुंचा और उसे वापस कैसे भेजा जा सकता है, लेकिन वो मंत्र प्राचीन भाषा में होने की वजह से उनको वो पढ़ने में नहीं आ रहे थे। इन शब्दों का अर्थ समझने के लिए हीलियम की लाइब्रेरी में मौजूद प्राचीन किताबों की जरूरत थी। इस बीच राजकुमारी डेजा और जॉन कार्टर एक दूसरे के बेहद करीब आ गए थे। शायद वो एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। तभी अचानक शांग अपने सैनिकों के साथ वहां आ जाता है। वो कड़क आवाज में आदेश देता है कि राजकुमारी डेजा और जॉन कार्टर को जिंदा पकड़ लो। तीनों वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन नाकाम रहते हैं। शांग डेजा को सप्तान के पास छोड़ देता है और जॉन कार्टर को अपने कब्जे में ले लेता है, लेकिन उनकी तीसरी साथी शोला सैनिकों को चकमा देकर जमीन के अंदर छुप जाती है और किसी तरह से बच निकलती है। दूसरी तरफ राजकुमारी डेजा का सेनापति कैंटोस कान अचानक से हमला कर देता है और जॉन कार्टर को शांग के कब्जे से छुड़ाकर सीधे डेजा के पास पहुंचा देता है। वहां पहुंच के जॉन कार्टर को चौंका देने वाली खबर मिलती है कि राजकुमारी डेजा जोडांगा के राजा सप्तान से शादी कर रही है। वो गुस्से में राजकुमारी से पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। राजकुमारी गंभीरता से जवाब देती है कि तुम हीलियम के लिए लड़ना नहीं चाहते हो जॉन, तुम सिर्फ जासूम पर जाने के लिए मेरे साथ थे। अगर मैं सप्तान से शादी कर लेती हूँ तो उसने वादा किया है कि वो मेरे लोगों को नहीं मारेगा, इसलिए मैं ऐसा कर रही हूँ। वो जॉन को उसका लॉकेट पकड़ाती है और कहती है कि तुम जासूम पर वापस जा सकते हो, बस मेरे साथ वो टेलीपोर्ट मंत्र दोहराओ। वो शब्द थे लेकिन जॉन कार्टर आखिरी शब्द नहीं बोलता। तभी किसी के आने की आहट होती है। राजकुमारी घबरा कर कहती है कि जल्दी करो, लेकिन जॉन कार्टर चुपचाप खड़ा रहता है। अचानक दरवाजा खोलता है और सप्तान अंदर आ जाता है। वो संदेह भरी नजरों से राजकुमारी की ओर देखता है और उससे पूछता है कि तुमने दरवाजा क्यों नहीं खोला, मुझे लगा कि तुम किसी खतरे में हो। राजकुमारी पीछे पलट कर देखती है तो उसे जॉन कहीं नजर नहीं आता। उसे लगा था कि जॉन कार्टर जासूम पर जा चुका है, लेकिन जॉन वहां से नहीं गया था। वो तेजी से कूदकर ऊपर की दीवार पर छुप गया था। जब सब लोग वहां से चले जाते हैं तो वो नीचे उतरता है, लेकिन तभी उसके सामने एक औरत खड़ी होती है। वो उसे काबू करने के लिए उस पर नवीकरण की शक्ति का इस्तेमाल करती है और उसे अपने वश में कर लेती है। यह कोई और नहीं बल्कि शांग था। जैसा कि हमने कहा था कि वो किसी का भी रूप ले सकता है।
शांग एक बूढ़ी औरत का रूप धारण करता है और उसे एक जगह पर ले जाता है। यहीं पर राजकुमारी डेजा और सबथान शादी के लिए आगे बढ़ रहे थे। शांग हंसते हुए कहता है कि आज रात इन दोनों की शादी है। ये लड़की बहुत बुद्धिमान है, इसने नवीं किरण का रहस्य ढूंढ निकाला जो बारसूम पर रहने वाले किसी भी प्राणी के लिए नामुमकिन था। आज रात जब दोनों चंद्रमा एक दूसरे से मिलेंगे तब नवीं किरण की शक्ति का इस्तेमाल करके हर उस शख्स को मिटाया जाएगा जो नवीं किरण के रहस्य को जानता है। ये शादी तो सिर्फ एक बहाना है। सबथान एक निर्दयी राजा है और हम नवीं किरण की शक्ति उसे ही देना चाहते हैं जो एक क्रूर शासक हो और वो मूर्ख हो, और सबथान में ये सारे गुण हैं। शांग आगे कहता है कि जब यह ग्रह बना भी नहीं था हम तब से ऐसा खेल खेलते आ रहे हैं और इसे तब तक खेलते रहेंगे जब तक पृथ्वी भी खत्म न हो जाए। वो आगे कहता है कि हम किसी भी ग्रह को अपने हाथों से नष्ट नहीं करते, हम बस उनकी गति को नियंत्रित करते हैं। तुम इसे इस तरह से समझ सकते हो कि हम इसी पर पलते हैं, हम अमर हैं और हमारी कोई उम्र नहीं है। किसी भी ग्रह पर जब जनसंख्या बढ़ती है तो लोग धर्म के नाम पर आपस में बढ़ जाते हैं, फिर वो एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं और युद्ध करने लगते हैं और धीरे धीरे उस ग्रह का विनाश शुरू हो जाता है। जॉन कार्टर गुस्से में कहता है कि तुम जैसे एक को तो मैं पहले ही मार चुका हूँ, तो तुम्हें मारने में मुझे देर नहीं लगेगी। उसके बाद वो जॉन कार्टर को वहां से अपने साथ ले जाने के लगता है, लेकिन जॉन कार्टर का वफादार वूला जो इस ग्रह पर उसका दोस्त बना था वो वहां आकर सीधे शांग पर हमला कर देता है, जहां शांग ने अपना यंत्र पहना हुआ था जिससे नवीं किरण की शक्ति को नियंत्रित किया जा सकता था। वूला उसे अपने दांतों से तोड़ देता है जिससे जॉन कार्टर नवीं किरण की शक्ति के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। इसके बाद वो शांग के लोगों को हराकर वहां से भाग निकलता है और उन्हीं का एक वायु विमान ले लेता है। वो निकलता है सीधे जोरांगा की तरफ, लेकिन शांग के आदमी अब भी उसका पीछा कर रहे थे। तभी शोला वहां आती है और शांग के सैनिकों पर हमला शुरू कर देती है और इस बीच जॉन कार्टर का वायुयान क्रैश हो जाता है। वो घायल अवस्था में उठता है और कहता है कि मुझे राजकुमारी डेजा को बचाना है, लेकिन इसके लिए मुझे सेना की जरूरत है। शोला जॉन को थार्क के पास ले जाती है, लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचते हैं थार्क उन्हें बंदी बना लेता है क्योंकि अब थार्क का एक नया राजा था टाल हाजुस, और वो जॉन कार्टर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। लेकिन पुराना राजा टार्स टार्कस यानी कि शोला का पिता जॉन पर भरोसा करता था कि वो थार्क्स को उनका सम्मान वापस दिला सकता है। अगले दिन जॉन कार्टर और टाल हाउस के बीच एक युद्ध करवाया जाता है जिसमें एक विशालकाय दैत्यनुमा जानवर उनके बीच फेंका जाता है, जिसमें उन्हें यह साबित करना था कि जो भी उस दैत्य को मार पाएगा वो थार्क का अगला राजा बनेगा। जॉन कार्टर अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उस दैत्य को मार देता है। फिर वो उस धोखेबाज राजा टाल हाजुस को भी खत्म कर देता है जिसने गद्दी हथिया ली थी। और अब जॉन कार्टर उस युद्ध को जीत चुका था, तो थार्क का नया राजा जॉन कार्टर था, लेकिन वो अपनी जगह टार्स टार्कस को अपनी गद्दी दे देता है। और अब फाइनली जो थार्क जनजाति का नया शासक था वो था शोला का पिता टार्स टार्कस। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आज राजकुमारी डेजा और जोरांगा की शादी होने वाली थी। जैसे ही दोनों चंद्रमा मिलेंगे शादी पूरी हो जाएगी, लेकिन इससे पहले शादी पूरी होती जॉन वहां पहुंच जाता है और वो सबके सामने एक खुलासा करता है कि ये एक साजिश है। जोरांगा के सभी लोगों ने हीलियम को घेर लिया है और जैसे ही शादी पूरी होगी वो हीलियम पर हमला कर देंगे। ये सब सुनकर सबथान गुस्से में अपनी तलवार निकालता है और देखते ही देखते वहां युद्ध शुरू हो जाता है। इस बीच थार्क भी वहां आ जाते हैं और अब हीलियम और थार्क्स मिलकर जोरांगा की सेना से लड़ते हैं। अंततः जॉन कार्टर जोरांगा के राजा सबथान को हराकर उसका खात्मा कर देता है, लेकिन शांग भी वहां मौजूद था। वो राजकुमारी डेजा का रूप धारण कर लेता है और असली राजकुमारी डेजा को अपनी तलवार की नोक पर पकड़ लेता है। राजकुमारी डेजा चालाकी से उसका यंत्र छीनकर दूर फेंक देती है, हालांकि शांग तेजी से उसे दोबारा हासिल कर लेता है और इससे पहले कि जॉन कार्टर उसे मार पाता वो वहां से गायब हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हीलियम अब खतरे से बाहर है और जॉन कार्टर ने भी राजकुमारी डेजा से शादी कर ली थी, लेकिन शादी की पहली रात शांग रूप बदल कर आ जाता है। वो जॉन कार्टर के सीने पर हाथ रखकर उसे वापस पृथ्वी पर भेजने का टेलीपोर्ट मंत्र बोलता है और देखते ही देखते जॉन कार्टर बारसूम से पृथ्वी पर लौट आता है। जॉन कार्टर को जब होश आता है तो वो खुद को अपनी सोने की गुफा में पाता है, लेकिन अब वो मार्स पर वापस जाना चाहता था राजकुमारी डेजा के लिए, लेकिन उसके पास वो यंत्र नहीं था जिसकी मदद से वो वापस जा सकता था। अब जॉन कार्टर अगले 10 सालों तक उस यंत्र की तलाश में था क्योंकि उसे उम्मीद थी कि पृथ्वी पर और भी शांग के लोग हो सकते हैं, और 10 सालों की खोज के बाद अंततः उसे वो यंत्र मिल भी जाता है। अब आपको याद ही होगा कि अभी तक जो कुछ भी हुआ वो जॉन कार्टर की डायरी में लिखा हुआ है, जिसे इस समय जॉन कार्टर का भतीजा एडगर पढ़ रहा था। जॉन कार्टर ने अपनी सारी संपत्ति भी एडगर के नाम कर दी थी। डायरी में आगे लिखा था
कि अब तुम समझ गए होगे मेरी मौत की असली वजह क्या है। मैंने अपने शरीर को दफनाने से क्यों मना किया है, क्योंकि अगर मेरा शरीर पृथ्वी पर नष्ट हो गया तो वो मंगल पर भी नष्ट हो जाएगा। जॉन कार्टर लिखता है कि जिस दरवाजे के पीछे मेरा शरीर रखा गया है उसे खोलने की चाबी तुम हो। जब तुम डायरी पढ़ रहे होगे तो हो सकता है कि शांग के लोग मेरे शरीर को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हो। अब मेरे शरीर की रक्षा तुम्हारे हाथों में है, डियर एडगर। ये पढ़ते ही एडगर तेजी से अंकल जॉन की कब्र के पास जाता है और वो देखता है कि दरवाजे पर कुछ अजीबोगरीब अक्षर लिखे हुए हैं। एडगर दरवाजे पर अपना नाम लिखता है लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। तभी उसे याद आता है कि अंकल जॉन उसे नेड कहकर बुलाते थे। वो जैसे ही नेड लिखता है वो दरवाजा खुल जाता है, लेकिन तभी एक आदमी पीछे से एडगर पर हमला करने की कोशिश करता है। तभी उसके भी पीछे से ही गोली चलती है और उस आदमी का खात्मा हो जाता है। एडगर पीछे मुड़ता है तो वो देखता है कि जॉन कार्टर अभी जिंदा है। जॉन कार्टर उस मरे हुए आदमी के पास जाता है और उसके ब्लेजर से उसका यंत्र निकालता है। अब यहाँ पर हुआ क्या था कि असल में जॉन कार्टर को वो यंत्र कभी मिला ही नहीं था और ये आदमी जो गिरा पड़ा है वो कोई और नहीं बल्कि शांग है। शांग को लगा था कि जॉन कार्टर को वो यंत्र मिल चुका है, इसलिए वो उसके शरीर को मारने आया था। लेकिन जॉन को पहले ही अंदाजा था कि शांग उसे रोकने की कोशिश करेगा, इसलिए उसने ये सारा जाल बिछाया था। अब उसके पास वो यंत्र था जिससे वो वापस बारसूम पर जाकर राजकुमारी डेजा के पास लौट सकता था। जाते जाते जॉन एडगर से कहता है कि जिंदगी में कोई लक्ष्य बनो, किसी से प्यार करो या फिर कोई किताब लिखो। उसके बाद जॉन कार्टर उस कब्र में जाता है जहां उसे अपने शरीर को सुरक्षित रखना था और फिर उस मंत्र की मदद से वो एक बार फिर मंगल ग्रह पर चले जाता है और यहीं पर हमारी ये कहानी खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई मूवी के एक्सप्लेनेशन में।